नमस्कार दोस्तों। 19 अप्रैल से लेके 1 जून 2024 तक करीब 7 चरणों में हमारे देश की लोकसभा की कुल 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। हमारे देश भारत के अंदर जो लोकसभा के चुनाव है वो साफ करते हैं कि इस बार हमारे देश में किसकी सरकार बनेगी और किसका पीएम कुर्सी पर बैठ के हमारे देश के ऊपर राज करेगा। 4 जून 2024 को इन चुनाव का परिणाम आया जिसमें 292 सीटें एनडीए को मिली, 234 सीटें इंडिया गठबंधन को जो अभी कांग्रेस ने मिलकर बनाया है और उसके अलावा अन्य पार्टियों को केवल 17 सीटें मिली। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप देखें तो इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको एक क्लियर हो जाता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन थोड़ा रुको जरा, सब्र करो। 5 फरवरी 2024 को लोकसभा के एक भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार 400 पार और अब की बार साथ ही दोस्तों इस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि ये नारा बीजेपी का नहीं है, ये नारा हमारा नहीं है, बल्कि ये जो नारा है इस बार 400 पार वो तो पूरी आम जनता का है, पूरे देश का है, क्योंकि उनका हमारे ऊपर विश्वास है। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों 4 जून 2024 को जो परिणाम आए उसके अनुसार सच बात तो यह है कि इस बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट के रह गई। 41 दलों के एनडीए को कुल 292 सीटें मिली, जिनमें से 240 अकेले बीजेपी को मिली, 12 सीटें जनता दल को जो नीतीश कुमार की पार्टी है और 16 सीटें टीडीपी को जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। बाकी सभी सीटों पर 39 अलग अलग पार्टियों का राज है। यानी कि दोस्तों जनता दल और टीडीपी को अगर आप एनडीए से अलग कर दें तो इस बार बीजेपी 272 का जो आंकड़ा है वो भी पार नहीं कर पाएगी और इस तरह उनकी सरकार भी नहीं बन पाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 2019 में 305 सीटें प्राप्त करने वाली बीजेपी इस बार 240 पर कैसे सिमट के रह गई और 400 पार वाला नारा आखिरकार बीजेपी कैसे पूरा नहीं कर पाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी कारणों के बारे में जिन कारणों की वजह से बीजेपी सरकार 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और साथ ही इस वीडियो के अंदर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि राम को लाने वालों से आखिरकार जनता इतना नाराज कैसे हो गई। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों 2014 से पहले अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर बीजेपी जो पार्टी है उसकी इतनी अच्छी हालत नहीं थी और साथ ही अगर आप देखें तो हमारा जो देश है उसकी भी इतनी अच्छी हालत नहीं थी। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2014 के अंदर बीजेपी वालों ने एक नारा बनाया जो काफी फेमस हुआ और साथ ही साथ ये नारा कांग्रेस सरकार को भी ले डूबा। ये नारा था दोस्तों, इस बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन। अब की बार मोदी सरकार। पूरे देश के लोगों ने दोस्तों इस नारे को काफी ज्यादा सीरियस लिया, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पे सिमट के रह गई और एनडीए ने 336 सीटें प्राप्त करके देश में अपनी सरकार बना ली। 2014 से लेके 2019 तक हमारे देश में बीजेपी की सरकार रही और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर काम किया, जिसमें ब्लैक मनी, करप्शन, युवाओं को जॉब देना, किसानों की हालत सुधारना और देश का विकास करना जैसे कई बड़े मुद्दे इसमें शामिल थे। बीजेपी ने दोस्तों इन सभी मुद्दों का ध्यान रखते हुए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत करती है, जिसका मकसद था चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना, विदेशी कंपनीज को देश में लाना और उनसे इन्वेस्ट करवाना। सरकार के इस कदम का दोस्तों हमारे देश के लोगों ने और साथ ही साथ विपक्ष ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा चल के बाद में सफल हो गया। इसके बाद दोस्तों ब्लैक मनी वापस लाने के तहत मोदी सरकार ने
8 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी चेन के सभी 500 और 1000 के बैंक नोटों को डिमोनेटाइज करने की घोषणा कर दी। इसका भी दोस्तों जनता ने काफी भरपूर विरोध किया और साथ ही साथ बीजेपी के इस कदम से हमारे पूरे देश की जनता आक्रोश में आ गई। इन सब के बाद दोस्तों एक बात तो तय थी, लोगों को लग रहा था कि 2019 में अब वापस से बीजेपी सरकार कभी नहीं आएगी। लेकिन फिर दोस्तों हमारे देश के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा का पूरा जो सत्ता का खेल था वो पलट के रख दिया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद दोस्तों हमारे पूरे देश में आक्रोश हो गया, हमारे पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ गई और मोदी सरकार से बदला लेने की बात कही गई। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 26 फरवरी 2019 को हमारे देश की भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के जवाब में इसे अंजाम दिया है। दावा किया गया था कि इसमें पाकिस्तान के भीतर जैसे मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया था और जितने भी लोगों ने या जितने भी आतंकवादियों ने हमारे देश के ऊपर हमला किया था, हमारे देश के लोगों ने उनका बदला ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात पे जरूर गौर करना आप सभी लोग, पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, पाकिस्तान पर हमला हुआ 26 फरवरी 2019 को और हमारे देश में जो इलेक्शंस हुए उनका रिजल्ट आया 23 मई 2019 को, यानी कि इलेक्शंस का रिजल्ट आया इस पूरी घटना के अगले 86 दिनों के बाद, जिसका पूरा फायदा मिला हमारे देश की बीजेपी पार्टी को और 2019 में पूरे 303 सीटों की एक पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से हमारे देश की सरकार में आ गई। लेकिन फिर दोस्तों आया 2019 से लेके 2024 तक का कार्यकाल, जिसमें बीजेपी सरकार ने कई सारी गलतियां करी और इन सब गलतियों को अपनी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने का एक कारण बना लिया। दोस्तों कहा जाता है कि किसी को कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन और कॉन्फिडेंस होना शायद हमेशा एक नुकसानदेह होता है। बीजेपी के पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंचने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों और कॉन्फिडेंस। पीएम मोदी ने दोस्तों 12 नवंबर 2013 को बिहार के एक रैली में कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार है। और उसके बाद भी हमारे देश के पीएम ने ये कई बार बोला कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। 2019 में भारी बहुमत से जीतने के बाद हमारे देश की बीजेपी पार्टी को ये और कॉन्फिडेंस हो गया था कि बस अब इस देश के अंदर और कोई पार्टी नहीं बची है और बस हम ही एक ऐसी पार्टी है जिसका हमारे पूरे देश के अंदर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि 2014 से पहले जो गलती कांग्रेस ने करी थी, यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी को अनदेखा कर दिया था, 2019 के अंदर बीजेपी ने भी वही गलती दोहराई। कांग्रेस के जितने भी कैंपेन्स थे, जितने भी काम थे, उन सभी को बीजेपी ने अनदेखा कर दिया, जिसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि 2019 में 50 सीटों पर सिमटने वाली जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2024 के चुनाव में सीधा 50 और सीटें यानी कि 100 सीटों तक पहुंच गई। दोस्तों भारत में 9 अगस्त 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसकी अगुवाई करी थी राकेश टिकैत ने। इस आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से करीब 750 किसानों ने इस किसान आंदोलन में अपनी जान भी गंवाई थी। किसान आंदोलन दोस्तों एक तरीके से 2021 में पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन फेक प्रॉमिस होने के कारण 2023 में किसान आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया गया और आज भी ये जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। आज भी हमारे देश के किसान दिल्ली में सड़कों पे बैठे हैं। भारत में दोस्तों आधिकारिक तौर पर करीब 90 मिलियन से लेके 150 मिलियन किसान रहते हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का करीब 55% भारत के अंदर किसान रहते हैं और यही सब किसान मिलकर
मिलके हमारे देश के जीडीपी में करीब 13% का योगदान भी देते हैं। हमारे देश का जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे देश का एक सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, जहां पे सबसे ज्यादा खेती की जाती है और सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और बस दोस्तों यूपी में यहीं से शुरुआत होती है बीजेपी की हार की। किसान आंदोलन दोस्तों एक ऐसा कारण बना बीजेपी के लिए जिसने यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे जो स्टेट है बड़े बड़े, वहां से बीजेपी को बाहर निकाल दिया। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से सिर्फ 33 सीट मिली, पंजाब में 13 में से सिर्फ 0 सीट मिली और हरियाणा में 10 में से सिर्फ 5 सीटें पर ही बीजेपी अपना अधिकार जमा पाई। दोस्तों हमारे देश भारत के अंदर हर एक युवा का ये सपना होता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिले और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे देश के हजारों युवाओं का ये भी सपना होता है कि मैं आर्मी यानी कि फौज में भर्ती हो जाऊं और अपने देश की सेवा करूं। लेकिन दोस्तों 16 जून 2022 को भारत के अंदर बीजेपी के द्वारा अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल यानी कि जो उनका जॉब टाइम है वो करीब 4 साल का ही होगा और इस जॉब टाइम में उनका 6 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड भी होगा। इस योजना को लागू होते ही हमारे पूरे देश के जितने भी युवा थे जो आर्मी में जाना चाहते थे उनका सपना अचानक टूट गया और साथ ही साथ दोस्तों उनके दिमाग में बीजेपी के लिए एक आक्रोश भी पैदा हो गया। उसके बाद दोस्तों सभी युवाओं ने मिलकर एक प्रोटेस्ट शुरू किया। इस प्रोटेस्ट का जो सबसे ज्यादा असर था वो था बिहार और यूपी में। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट का जो असर है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे अलग अलग राज्यों के अंदर भी देखने को मिला था। 2024 में दोस्तों बिहार और यूपी में बीजेपी के हार का कारण बना अग्निवीर योजना, जिसके बाद बिहार में 40 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 12 सीट ही मिल पाई। दोस्तों भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फॉल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेती और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक जनजातीय झगड़ा छिड़ गया। 4 मई को 3 महिलाओं को निवस्त्र करने, उनमें से एक के साथ गैंग रेप करने और उन्हीं के परिवार के 2 सदस्यों के हत्या का भी एक मामला सामने आया, जिसके बाद दोस्तों इस झगड़े ने धीरे धीरे हिंसा का एक बड़ा रूप ले लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में 221 लोग मारे गए और 60,000 ऐसे लोग थे जो विस्थापित हुए और इसके अलावा 1000 से अधिक लोग इस पूरे मामले में घायल हुए। साथ ही साथ 32 लोगों के लापता होने की भी बात कही गई थी। 18 जुलाई 2023 को हिंदुस्तान टाइम का जो यूट्यूब चैनल था उस चैनल के माध्यम से मणिपुर के एक ओलंपिक जो खिलाड़ी थी मीराबाई चानू, उसने एक मैसेज भी दिया। उस मैसेज में कहा पीएम मोदी को और अमित शाह को, और इस मैसेज में उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि प्लीज आप हमारे मणिपुर को बचा लीजिए, यहाँ पे लोग मर रहे हैं और यहाँ पे हमारे घर जल रहे हैं। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे। साथ ही दोस्तों 4 मई 2023 को एक बहुत फेमस खिलाड़ी जिसको आई थिंक आप भी जानते होंगे, मैरी कॉम ने भी दोस्तों एक ट्वीट किया हमारे पीएम को और इस ट्वीट में उन्होंने बोला माय स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद भी हमारे देश के पीएम ने जरा सा भी मुंह नहीं खोला और कई महीनों तक हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जलता रहा। इसका जवाब तो दोस्तों बीजेपी को मिलना ही था। 2019 में जो बीजेपी मणिपुर में 1 सीट जीती थी, लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ उनमें से 2 में से बीजेपी को 1 सीट भी नहीं मिली और दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपना राज जमा लिया। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उस पूरे मतदाताओं में से करीब 48% महिलाएं शामिल थी, यानी कि टोटल 970 मिलियन लगभग मतदाता है, उनमें से करीब 470 मिलियन करीब महिलाएं मतदाता हैं। लेकिन दोस्तों जनवरी 2023 में भारतीय पहलवानों ने
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। जहां दोस्तों दिल्ली में बैठी इन फीमेल रेसलर्स को न्याय मिलना चाहिए था, वहीं दोस्तों पुलिस के द्वारा इनको पिटवाया गया और साथ ही साथ दोस्तों इन रेसलर्स को जेल में भी डाल दिया गया। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा बात तो यहां पे है कि 2024 के चुनाव के अंदर ब्रजभूषण सिंह को तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्हीं के बेटे को 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने फिर से टिकट दे दिया। इस घटना ने भी दोस्तों पूरे देश को बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से खड़ा कर दिया और उस 2024 के इलेक्शंस में इसका पूरा असर देखने को मिला और बीजेपी को अलग अलग स्टेट से इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के 240 तक पहुंचने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ कारण यहां पे बता देता हूं। जैसे युवाओं को रोजगार नहीं देना, बीजेपी ने कई बार प्रॉमिस किया कि हम आपको काफी सारे रोजगार देंगे। कई लोग बोलते हैं कि 2 करोड़ का प्रॉमिस किया था, बीजेपी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जिसके कारण लाखों युवाओं का जो वोट था वो कांग्रेस को गया एक तरीके से। लद्दाख प्रोटेस्ट भी एक काफी बड़ा कारण है जिसने बीजेपी को हराया, जिसकी वजह से बीजेपी को वहां 0 सीट मिली। इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट्स का निजीकरण, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा भी एक तरीके से बीजेपी को झेलना पड़ा और इसीलिए वो 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके अलावा विपक्ष का सम्मान नहीं करना, ईडी और सीबीआई जो एजेंसीज हैं देश की, उनका एक तरीके से गलत इस्तेमाल करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो गए। इसके अलावा धर्म के आधार पर देश को बांटना, ये कहीं पर भी एक तरीके से लीगल साबित नहीं हुआ बीजेपी के लिए। इसके अलावा गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देना, जो गरीब लोग हैं वो देश में मर रहे हैं या जी रहे हैं, बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अमीरों के लोन माफ करना, अगर कोई गरीब आदमी 10,000 का लोन ले लेता है तो उसको बीजेपी और कोई भी सरकार माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए का लोन माफ किया गया जो अमीर लोग थे। इसके अलावा सरकारी जॉब्स की कमी होना, इलेक्शन फ्रॉड्स का होना, पेपर लीक जैसे और भी कई सारे बड़े बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आज बीजेपी की हालत खराब हुई, लेकिन वो फिर भी 240 तक का आंकड़े तक पहुंच गई। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप देखें तो 2019 से लेकर 2024 तक पूरा 5 साल का कार्यकाल के अंदर बीजेपी ने एक देश के खिलाफ काम किया और 2024 में इसका नतीजा बीजेपी को देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों इन सबके बावजूद भी बीजेपी के पास अभी भी एक ऐसा हथियार था जो बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले हिंदू समाज पर चलाया और उसमें उनको सफलता भी मिल गई, और वो था दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर से लोगों की फेवरेट पार्टी बन गई। लेकिन अफसोस दोस्तों राम की नगरी अयोध्या में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि राम मंदिर बनाने के नाम पे उन्होंने खूब लोगों का विनाश किया। दोस्तों वैसे अगर आप देखो तो मैंने भी बीजेपी को वोट दिया और मेरा एक रीजन था, मैंने बीजेपी को वोट इसीलिए दिया क्योंकि वो मेरे प्रभु श्री राम को लेकर आए थे। और कई सारे लोगों ने भी ये नारा दिया था कि जो हमारे प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं हम दोबारा उनको लेके आएंगे, और शायद 2024 के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं ये वाला नारा जरूर काम कर गया। लेकिन बीजेपी वालों तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस बार तो तुमको श्री राम ने बचा लिया, लेकिन अगली बार क्या, जरा सोचो और देश की जनता का सम्मान करो और अपना काम ठीक से करो। अगर आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम भी आपका सम्मान करेंगे। दोस्तों 2029 के चुनाव के अंदर आप दोबारा से किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप बीजेपी को देखना चाहते हैं या कांग्रेस को देखना चाहते हैं? आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। एंड आज का ये वाला वीडियो आप सभी को कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताना। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और हमारे इस वीडियो को आप अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार के और वीडियोस हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहें। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।